हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा कि हमारा आईटीआई क्लासेस चल रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की और फर्स्ट ईयर की भी साथ में चल रही है, ठीक है। तो आज जो सेकेंड ईयर में जो चैप्टर चल रहा था आपका डीसी जनरेटर चल रहा था, जो मैंने कंप्लीट करवा लिया था थ्योरेटिकली, ठीक है। अब इसके कुछ एमसीक्यू रह गए हैं, ठीक है, उनको मैं आज कंप्लीट करा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आज हम एमसीक्यू देखेंगे इस बुक के, ठीक है। जो ये बुक हम जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं उसके जो एमसीक्यू होंगे आज वो हम सॉल्व कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब मान लो अगर आप पेपर आपके अगले महीने होते तो एक महीने के अंदर आपको तैयारी करनी है। तो एक महीने के अंदर मैं जो है सारे जितने भी तुम्हारे चैप्टर है उसके एमसीक्यू और चैप्टर को एक तरीके एक साइड से क्या कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, ठीक। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट है वो करवा लूँगा आपको। बाकी आप अगर आप ये कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद अगर टाइम लगेगा तो मैं उसके और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करा लूँगा, ठीक। तो जैसे आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का कार्य करने का सिद्धांत, यानी डीसी जनरेटर जो होता है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये जब हमने वीडियो बनाई है, अगर पहले आप वो वीडियो पक्का देख लेना, जो दो वीडियो मैंने बनाई है पार्ट 1 पार्ट 2 डीसी जनरेटर पे, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और आपको ये एक बार अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आप ये क्वेश्चन है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे वहाँ से और वही मैंने वहाँ बताया है, ठीक। अगर वो वीडियो देख ली तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। तो डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। डीसी जनरेटर में पैदा हुई ईएमएफ की किस्म, तो ये भी मैंने आपको बता रखा कि डीसी जनरेटर में हमेशा क्या होता है, जो आर्मेचर होता है उसमें एसी करंट उत्पन्न होती है, ठीक। एसी करंट उत्पन्न होती है, उसको हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं कम्यूटेटर के थ्रू। तो इसलिए जो करंट इंड्यूस होती है वो डायनामिकली होती है, क्योंकि एसी करंट कैसी होती है आपकी, ऐसे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आता है कि ऑटोमोबाइल बैटरियों को चार्ज करने के लिए कौन से जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा था, शंट जनरेटर जो होता है कांस्टेंट आउटपुट देता है, इसलिए इसको बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। आर्क वेल्डिंग में किस तरह के जनरेटर का प्रयोग करते हैं, शायद ये बताना मैं आपको भूल गया था। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है ये यूज़ किया जाता है आर्क वेल्डिंग में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आईटीआई में बहुत बार आ चुका है ये पेपर में, ठीक। तो आप इसको रट लेना एक तरीके से, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग में यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि हमारा जो है इंटरपोल आमतौर पर के साथ आघात होते हैं। तो इंटरपोल जो होता है हमेशा इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ क्या होते हैं, इंसुलेटेड किया जाता है उनको इंसुलेटिंग मटेरियल से, ठीक। अगला होता है कि फिक्स पोल के नंबर और आर्मेचर कंडक्टर के लिए कौन सी वाइंडिंग सबसे अधिक ईएमएफ देगी। तो इसके लिए है वेव वाइंडिंग, ठीक है। अगर आपके पोल फिक्स हैं और आर्मेचर कंडक्टर फिक्स हैं अगर, ठीक है। क्योंकि आपको होता है वेव वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पोल इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। अगर तो आपके जितने पैरेलल पाथ हैं उतने ही पोल हैं तो क्या होगी आपकी वेव वाइंडिंग होती, ठीक है। तो अगर हमें फिक्स पोल हैं और फिक्स आर्मेचर कंडक्टर हैं तो उनके लिए वेव वाइंडिंग क्या होती है, उपयुक्त होती है आपकी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें डीसी जनरेटर वोल्टेज किस पे निर्भर करती है। तो स्पीड पे निर्भर करती है। अगर जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगी, ठीक है। तो स्पीड पे निर्भर करता है। कॉपर लॉस कैसा है, स्थिर है अस्थिर है। तो कॉपर लॉस अस्थिर है, यानी ये चेंज होता है करंट के साथ, I²R इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो जैसे जैसे आपकी करंट बढ़ती है आपका कॉपर लॉस भी इंक्रीज होता रहता है, ठीक। अगला आता है आपका कि डीसी सीरीज जनरेटर की वोल्टेज कब बढ़ती है। तो कब बढ़ती है, लोड करंट के घटने पर, लोड करंट के बढ़ने पर। तो इसका आंसर होगा लोड करंट के बढ़ने पर। आपको पता है सीरीज जनरेटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में होती है, ठीक है। तो अगर वही फील्ड करंट, ठीक है, आर्मेचर करंट और लोड करंट तीनों इक्वल होते हैं आपके, तो जितना ज़्यादा फील्ड करंट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स इसको कट करेगा, उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगी, ठीक है।
तो लोड करंट बढ़ता है तो फील्ड करंट भी बढ़ती है, आर्मेचर करंट भी बढ़ती है, ठीक है। फील्ड करंट के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा और वो उतना ज़्यादा फ्लक्स को कट करेगा, उतना हमारा क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक। अगला आता है किस तरह का जनरेटर बनता है यदि कोई भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ना हो। तो जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होते हैं उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता है, ठीक है। उसको हमें अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है उसके क्या में, उसके फील्ड को, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि आर्मेचर के कंडक्टर में पैदा हुई ईएमएफ की दिशा कैसे निकालते हैं। तो इसकी दिशा हम निकालते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ठीक। और जो तुम्हारा मोटर में लगता है वो बाएं हाथ का नियम लगता है, तो इतना इसको याद रखना। अगला आता है डीसी जनरेटर में बाहरी सर्किट में करंट आर्मेचर के द्वारा, तो किसके द्वारा दी जाती है, कम्यूटेटर। आपको पता है डीसी जनरेटर और मोटर में तो कम्यूटेटर लगा होता है आपका, ठीक है। स्लिप रिंग आपकी कहाँ लगती है, एसी जनरेटर मोटर में। डीसी जनरेटर का समांतर ऑपरेशन द्वारा होता है कैपेसिटी बढ़ने कैपेसिटी घटने, तो कैपेसिटी बढ़ने के लिए यूज़ कराते हैं हम, ठीक है। दो जनरेटर को आप पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, जब हमें ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए हो, तो जब कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म में फंक्शन क्या है, यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहाँ यूज़ होता है, तो आपका डीसी जनरेटर में यूज़ होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक। बाकी किसी में नहीं होता। फील्ड कॉइल के साथ वाउंड होती है, ठीक है। तो फील्ड वायर जो होती है आपकी कॉपर के तार की होती है, ठीक। यानी जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फील्ड जो कॉइल होती है वो क्या होती है, तो कॉपर की होती है आपकी, ठीक। आर्मेचर कंडक्टरों में प्रारंभिक तौर पर पैदा हुई अल्टरनेटिंग कम्यूटेटर द्वारा डीसी बनाता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था आर्मेचर में जो एसी करंट इंड्यूस होती है कम्यूटेटर उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है आपका, तो इसका बी राइट आंसर होगा। डीसी मशीन के रोटेटिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्मेचर, ठीक। ठीक, तो 19 वाले का आंसर क्या है, आर्मेचर है। यहाँ पे रोटर ऑप्शन में है तो इसको टिक मत कर देना, आर्मेचर होता है इसमें, ठीक है। अगला आता है आर्मेचर वाइंडिंग का कंडक्टर कम्यूटेटर को सोल्डर। तो हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर जैसे पोल के बीच में ये होता है, ये पोल होता है, इसके बीच में ये जो आर्मेचर होता है, जो हमने वाइंडिंग की हो जाती है रोटर उसमें आर्मेचर में, तो क्या होता है कम्यूटेटर से जुड़ी होती है, आपको पता है। तो कम्यूटेटर से कैसे जुड़ी होती है, यहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं इसकी, ठीक है। जितनी भी तार आते हैं उनको सब कम्यूटेटर में सोल्डरिंग करते हैं। तो कहाँ करते हैं, सेगमेंट, इनको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट में उनकी सोल्डरिंग करते हैं, ठीक। 21वां क्वेश्चन आता है कि जो डीसी मशीनों की कोरों को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो ये इसका आंसर आपको पता ही होगा क्यों किया जाता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, ठीक है। एडी करंट लॉस पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है आपको। बड़े डीसी जनरेटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो कैसे बनाते हैं, जो बड़े आपके डीसी जनरेटर होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, ठीक। सॉरी, इसका आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, परमानेंट मैग्नेट होगा, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट यूज़ करेंगे किनके लिए, जो बड़े डीसी जनरेटर होते हैं आपके, ठीक। अगला आता है डीसी मशीन में लैमिनेटेड जो योक होती है को कम करती है, किस चीज़ को कम करती है ये। अगला क्वेश्चन जो आता है डीसी मशीन में लैमिनेटेड योक को का प्रयोग किया जाता है, तो आयरन लॉस को कम करने के लिए, अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इससे आयरन लॉस कम होता है, ठीक है आपका। अगला आता है लैमिनेटेड इसलिए किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। अगला आता है आर्मेचर कोट जो सिलिकॉन स्टील से बनी होती है, क्यों, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है और मैकेनिकल शक्ति ज़्यादा होती है। परमेबिलिटी यानी इसमें क्या होता है, ईजिली फ्लक्स फ्लो हो जाता है, ठीक है। और इसकी मैकेनिकल शक्ति यानी झेलने की शक्ति भी ज़्यादा होती है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि समांतर कोर की संख्या 4 पोल डुप्लेक्स वाइंडिंग में क्या होता है, जितने पोल होते हैं उसका क्या होता है दुगना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो जाते हैं, ठीक है, डुप्लेक्स वाइंडिंग में। तो इसमें कितना हो जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। वाइंडिंग वाला जो चैप्टर है मैंने पढ़ा रखा है और वाइंडिंग वाले मैंने बना भी रखी है ये, तो उसमें जाके आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें डुप्लेक्स यानी दुगना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर,
ठीक है। समांतर जो इसके पैरेलल पाथ होंगे वो 8 हो जाएंगे। 6 पोल वेव वाइंडिंग आर्मेचर के लिए ब्रश की संख्या। तो आपको बताए वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 पैरेलल पाथ होते हैं, तो ब्रश की संख्या भी कितनी होगी, 2। जितने पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उतने ही ब्रश। ठीक। अगला आता है कि डीसी जनरेटर में डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आर्मेचर की प्रतिक्रिया के कारण। तो ये मैंने कल आपको जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के कारण क्या होता है, आपकी जो जनरेटिंग ईएमएफ होती है उसमें कमी हो जाती है। ईएमएफ जो होता है आउटपुट में वो कम आता है। एक जनरेटर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो देता है उसकी वजह, यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कब खत्म होता है आपका जनरेटर के अंदर, हीटिंग के कारण। जब ज़्यादा हीट हो जाती है तो उसके अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो उसको फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कैसे दिया जाता है, उसको डीसी सप्लाई देते हैं उसकी फील्ड को। ठीक। बैटरी के थोड़े या डीसी सन जनरेटर के द्वारा। ठीक है। तो उससे क्या कारण उसमें क्या आएगा, फिर उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस से दूर जनरेटर जनरेट करेगा। ठीक है। अगर जनरेटर का रेजिस्टेंस जो होगा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो गया तो वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, डी आंसर। डीसी शंट जनरेटर लोडिंग पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज। तो आपको पता है शंट जनरेटर हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, मगर जैसे हम उसमें लोड डालते हैं तो आर्मेचर जो लॉस होता है उसके कारण उसकी जो वोल्टेज होती है थोड़ी घट जाती है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बी वाला, थोड़ी सी घटेगी। ठीक है। इसमें से कौन सा डीसी जनरेटर स्थिर टर्मिनल वोल्टेज सभी लोड पर देता है। तो सभी लोड पर सेम वोल्टेज देता है, वो है लेवल। ठीक है। सीरीज का कम हो जाता है, शंट में भी थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है। तो लेवल वाला क्या होता है, इक्वल लेवल, तभी उसका नाम पड़ा है लेवल कंपाउंड जनरेटर, वो स्थिर वोल्टेज देता है हमेशा। अगला है कि कम्यूटेटर की इंसुलेशन तो किसके द्वारा की जाती है, माइका। ए इसका राइट आंसर होगा, माइका। कम्यूटेटर के जो 20 सेगमेंट होते हैं उनके बीच में क्या भरा होता है, इंसुलेटिंग पदार्थ माइका भरा होता है। अगला आता है कि टर्बो जनरेटर के लिए एक्साइटर डीसी जनरेटर यूज होता है। टर्बो जनरेटर आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। ठीक है। जनरेटर जो वहाँ पे जो उसको फील्ड को क्या करना पड़ता है, एक्साइट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें शंट जनरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, डीसी सप्लाई देने के लिए। अगला आता है, अब हम सीधा करेंगे जो है इसका क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे हम। अगला है 36, वेव वाइंडिंग का प्रयोग। वेव वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वेव वाइंडिंग का प्रयोग यूज होता है हमारा लो करंट हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए। जैसा आपको पता है कि वेव वाइंडिंग में 2 ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, तो करंट कम होती है, वोल्टेज उसमें सेम होता है, तो इसलिए ए वाला राइट आंसर होगा। और जो लैप वाइंडिंग होगी वो अलग होगा उसका। अगला है डीसी मशीन में इंटरपोल का फंक्शन। तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। इसका काम होता है कम्यूटेशन को सुधारना। जो आपको हमारा कम्यूटेशन था उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे, आपका इंटरपोल करते थे। वो कैसे करते थे, आर्मेचर के सीरीज़ में कैसे लगाते हैं इंटरपोल को, ये पूछता है। आर्मेचर के सीरीज़ में, मगर जो भी इंटरपोल ईएमएफ जनरेट करेगा वो आर्मेचर की उल्टी दिशा में करता है, जिससे वो उसको कैंसिल कर देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर में जो है एल्यूमिनियम की तार की वाइंडिंग क्यों नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा स्थान घेरती है। ठीक है, इसलिए हम एल्यूमिनियम की वाइंडिंग नहीं करते। अगला है डाई मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग अप्लाई के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें डाई मशीन में जो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग क्यों करते हैं, तो सेव कॉपर को सेव करने के लिए। ठीक है, डीसी मशीन के साथ ब्रश जगह रखने चाहिए, तो कहाँ पे होता है, कम्यूटेटर पोलर एक्सिस। ये आपको मैंने बताया था एमएनए में हमेशा क्या लगता है, आपका ब्रश लगता है। ठीक है, जनरेटर में ब्रश के अत्यधिक तनाव से क्या होगा, उसकी सतह घिस जाएगी। ठीक, यानी आपके ब्रश क्या हो जाएंगे, घिस जाएंगे अगर ज़्यादा तनाव होगा। आर्क वेल्डिंग के लिए का प्रयोग किया जाता है, ये अभी मैंने बताया था आपको, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, सी इसका राइट आंसर। इंटरपोल के कनेक्शन किया जाता है, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया था, आर्मेचर के
सीरीज में किया जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेशन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कम्यूटेशन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? इंटरपोल। ठीक, इंटरपोल यूज किया जाता है। डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है तो क्या होती है? किलोवाट। किलोवाट में आते हैं आपके डीसी जनरेटर। ठीक है, जनरेटर के घूर्णन करने वाले भाग को कहते हैं आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर घूमता है आपका। अगला आता है, आर्मेचर की आकृति कैसी होती है? आर्मेचर कैसा होता है आपका? बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया आपका। आर्मेचर में वाइंडिंग के लिए बनाए गए खांचे को कहते हैं स्लॉट कहते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि डीसी जनरेटर में हानियाँ, हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए, तो हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए क्या करते हैं हम? आर्मेचर कोर का हिस्टैरिसीस गुणांक कम करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, ये आप जब हिस्टैरिसीस का फॉर्मूला देखेंगे, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है इसमें। तो ये नीटा जो है, ये हिस्टैरिसीस गुणांक है इसमें, इसकी वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए। ठीक है, ये हिस्टैरिसीस का क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका ये हिस्टैरिसीस आने का, नीटा बी मैक्सिमम 1.6 इंटू एफ। ठीक, अगला आता है, यदि डीसी जनरेटर में चुंबकीय उत्क्रमण की आवृत्ति एफ है तो हिस्टैरिसीस हानियाँ क्या होंगी? हिस्टैरिसीस हानियाँ एफ के इक्वल होती है। ये आपको फॉर्मूले में दिख रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने ये पहले लिख दिया था, एफ के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी बी हो तो भंवरधानियाँ होगी, यानी एडी करंट जो लॉस होगा। तो इसमें क्या होता है? बी स्क्वायर आता है आपको, तो बी स्क्वायर के बराबर होती है। ये आपका एडी करंट हानि का फॉर्मूला है था, बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है आपका, आर्मेचर प्रतिक्रिया, यानी आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीसी जनरेटर में वायु अंतराल में फ्लक्स में कमी, तो कितने प्रतिशत की कमी आ जाती है? एयर गैप में 5% की कमी आ जाती है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, आर्मेचर प्रतिरोध का मान लगभग होता है, तो इसका 1 ओम के आसपास होता है इसका प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है आर्मेचर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 ओम हो जाएगा। शंट जनरेटर की भ्रमण, यानी उसके शंट जनरेटर के घूमने की दिशा को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो आर्मेचर के कनेक्शन चेंज कर देंगे या क्षेत्र फील्ड के कनेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, दोनों में से एक करेंगे। यदि हम आर्मेचर के कनेक्शन चेंज कर रहे हैं तो फील्ड के नहीं करेंगे, और फील्ड के कर रहे हैं तो आर्मेचर के नहीं करेंगे एक साथ। ठीक, अगर दोनों के हमने एक साथ कर दिया तो वही डायरेक्शन हमें मिलेगी। तो दोनों में से एक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि जो डीसी जनरेटर में ब्रश की व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था हमेशा एमएनए में लाइन में लगता है आपका ब्रश, किस जनरेटर में प्रचलन के लिए अवशिष्ट चुंबक को आवश्यक है? तो अवशिष्ट चुंबक तो आपका डीसी जनरेटर के लिए बहुत आवश्यक है। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना, बुक में इसका आंसर सी दिया है, तो सी नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर ए होगा। तो आप इसको चेक कर लेना एक बार। आर्मेचर प्रतिक्रिया का कारण, आर्मेचर रिएक्शन किसके कारण होता है? आर्मेचर धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, यानी जो आर्मेचर में करंट इंड्यूस होती है उसी के कारण आर्मेचर रिएक्शन होता है आपका, वो मेन मैग्नेटिक फील्ड को कम करता है। ये मैंने कल आपको बता दिया था, तो आप कल की वीडियो पक्का देखना, उससे आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। अगला आता है, एक डीसी जनरेटर का, आदर्श डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो 0% होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा वो डीसी जनरेटर उतना अच्छा होगा, यानी वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, चाहे लोड डालें या बिना लोड के। ठीक है, तो आदर्श यानी 0% उसमें वेरिएशन होगा आपका। डीसी जनरेटर की गति बढ़ाने पर बैक ईएमएफ, तो गति बढ़ाने पर बैक ईएमएफ क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपको बैक ईएमएफ का फॉर्मूला पता होगा, ईबी इक्वल टू होता है जेड फाई पी एन अपॉन 60 इंटू ए। ठीक है, तो जो बैक ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के। तो इस
स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ भी आपका बढ़ेगा। ठीक है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का फंक्शन, ये भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया, एसी को डीसी में बदलना, और मोटर में क्या होता है, डीसी को एसी में बदलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है। तो ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आ गया था, शंट जनरेटर। ठीक है। डीसी जनरेटर का ईएमएफ निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, गति पर। जितनी ज़्यादा गति होगी उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट, यानी आपका जनरेटर जितनी तेज़ी से घूमेगा उतना ज़्यादा उसमें आउटपुट आएगा। डीसी जनरेटर में ईएमएफ उस अवस्था में मैक्सिमम मिलता है। तो मैंने ये आपको उस कल वीडियो में बताया था कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगा। तो यानी 90 डिग्री में क्या होता है, मैक्सिमम आपका फ्लक्स कट होता है। तो फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर मैक्सिमम होती है उस समय। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि डीसी मशीन में हानियों में सबसे अधिक होती है, कौन सी होती है, आर्मेचर हानि। आर्मेचर कॉपर लॉस सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आर्मेचर में ही सबसे ज़्यादा आपकी करंट फ्लो होती है। फील्ड में फिक्स करंट जाती है आपकी, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो आर्मेचर कॉपर लॉस सबसे ज़्यादा होता है। एक उत्तम डीसी जनरेटर की दक्षता होती है, तो कितनी होती है, 95%। जो सबसे अच्छा माना जाता है डीसी जनरेटर एक उत्तम, उसकी एफिशिएंसी 95% के आसपास होती है। सबसे ज़्यादा आपकी किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की। ठीक है। उसके बाद डीसी जनरेटर की होती है। डीसी सन जनरेटर में स्थिर होती है क्षेत्रताम हानि, ठीक है, भंवर हानियाँ, हिस्टेरिस हानियाँ, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्थिर। तो यानी आपकी क्षेत्र ताम्र हानि इसकी स्थिर होती है। ठीक। जो फील्ड की जो कॉपर लॉस होता है फिक्स होता है, क्योंकि इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ करंट जाता है आपका शंट जनरेटर में। ठीक है। फिक्स अमाउंट करंट जाता है किसमें, फील्ड वाइंडिंग में, तो इसलिए इसकी हानि फिक्स होगी आपकी। वैसे आपकी ये जो भंवर हानि यानी हिस्टेरिसिस हानि है और एडिकरेंस हानि है, ये भी आपकी फिक्स उसमें आती है। ठीक। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से जो है क्षेत्र हानि इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है। तो थैंक्स, और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है। जो भी मैंने कटिंग करके निकाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही निकाले हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे मगर मैंने इंपॉर्टेंट ही करवाए हैं। अगर टाइम मिलेगा तो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगा एक्सप्लेन करके। ठीक। तो थैंक यू।